अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है शिवार्ज-क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन। हम चैप्टर 7 कर रहे हैं जिल की बुक से कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इसका हमारे पास टॉपिक था शिवार्ज-क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आज हम शिवार्ज-क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने फार्मूला भी पढ़ा था। उससे रिलेटेड जो वो यानी कि हम शिवार्ज-क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने जो वो आज के लेक्चर में एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, और ये सारे के सारे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं ये जिल की बुक से हैं। तो जैसे कि हम जीसी मेन कैंपस एक सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2, और सेम कोर्स आपके पास एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी है। तो और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। और चैनल के सीक्वेंस के लिए यानी कि लेक्चर्स के सीक्वेंस के लिए, मतलब अगर आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस चाहिए तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट पर जाएँ। प्लेलिस्ट पे सीक्वेंस से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जो वो लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इस टाइप की चीज़ें मिल सकें, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो जिससे हमें पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं। उसके बाद अपना फीडबैक भी दिया करें। तो अब हम जब वो शिवार्ज-क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वो इसी से रिलेटेड जो वो एक्सरसाइज भी करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वो हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हम जो वो शिवार्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला क्या है इसको याद कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल किसका है, ए जी माइनस एक्स 1। जी माइनस एक्स 1 की पावर क्या है, अल्फ़ा 1 ओवर पाई माइनस 1, और जी माइनस एक्स 2 अल्फ़ा 2 ओवर पाई माइनस 1। इसी तरह से ये सारे के सारे जो वो हमारे पास x1 x2 x3 इस टाइप के नंबर्स होंगे। xn तक जाएंगे तो g माइनस एक्स रेज्ड पावर अल्फा n ओवर पाई माइनस 1। तो ये आपके पास शिवार्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला है जिसको हमने एग्जांपल्स में यूज़ करना है। तो आपने इस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब इस फार्मूला को करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमें x1 x2 x3 मतलब x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमें अल्फ़ा चाहिए, यानी कि अल्फ़ा जो भी एंगल बनेगा, एक्स की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो तब भी हम जो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और हमने कैलकुलेट क्या करना होता है, हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना होता है शिवार्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला यूज़ करते हुए, जो कि मैंने आपको थ्योरम में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है यूजिंग द शिवार्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला। हमने शिवार्ज-क्रिस्टोफर फार्मूला यूज़ करना है इस एग्जांपल में हमें बोला क्या गया है, कंस्ट्रक्ट अ कन्फॉर्मल मैपिंग। हमने कन्फॉर्मल मैपिंग कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम द अपर हाफ प्लेन से ऑन टू द पॉलीगोनल रीजन डिफाइंड बाय यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -1 लेस देन और इक्वल टू वी एंड वी लेस देन और इक्वल टू 1। अब इस सारे का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कन्फॉर्मल मैपिंग है उसमें हमारे पास जो जी प्लेन है वो क्या है, अपर हाफ प्लेन है। जी प्लेन की बात करें यहाँ पे अपर हाफ प्लेन, और ये जो है ये अपर हाफ प्लेन मैप करेगा एक पॉलीगोनल रीजन पे। ये जो पॉलीगोनल रीजन है ये किस तरह से डिफाइन होगा, इसमें यू जो है यू ग्रेटर देन 0 का। अब यू और वी की जहाँ तक बात की जाए, यू और वी की जब भी बात की जाएगी वो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में होगा, और यानी कि जहाँ पे यू वी आ जाएगा वो डब्ल्यू प्लेन होगा, और जहाँ पर एक्स वाई आएगा वो आपके पास जी प्लेन होगा। प्लेन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स को। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है, -1 लेस देन और इक्वल टू वी एंड वी लेस देन और इक्वल टू 1। इस टाइप के हमें पॉइंट्स के बने। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ मूव करेंगे, डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन हम जब वो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि सोल्यूशन को हम बाद में समझेंगे, क्योंकि डायग्राम समझ आएगी तो सोल्यूशन में ये सारी जो थ्योरी लिखी हुई है ये बेसिकली डायग्राम को देख के आप खुद से लिख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपके पास क्या है कि अपर हाफ प्लेन है, यानी कि ये जी प्लेन है। ये जी प्लेन में हमारे पास देखें ये जो शेडेड एरिया है ब्लू कलर का, ये अपर हाफ प्लेन पे शो कर रहा है। अब देखें हमने जो वो जी प्लेन में कोई से भी 2 पॉइंट्स लेने होते हैं खुद से, लेकिन हम वो वाले पॉइंट लेंगे जो डब्ल्यू प्लेन के अकॉर्डिंग जो है थोड़े से करीब तरीन होंगे। तो हम पॉइंट ले लेते हैं। ये देखें हमारे पास इस टाइप का प्लेन है, ये जी प्लेन है। जी प्लेन पे हमने पॉइंट एक ले लिया -1, इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया 1, और इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया। हमने इस तरह से 2 पॉइंट्स ले लिए हैं।
तो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या अपर प्लेन में हैं, ठीक है, ये अपर प्लेन है जो कि आपको शेडेड एरिया में नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाफ प्लेन y जिसमें क्या है y ग्रेटर देन 0 है, y क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि y सारा का सारा पॉजिटिव है, 0 से पॉजिटिव, ये सारा का सारा एरिया शेडेड एरिया, ठीक हो गया। अब देखें दूसरा, अब ये जो z प्लेन है ये मैप करेगा, तो किस तरह से मैपिंग होगी यहाँ पर देखें, आपके पास दूसरा प्लेन में आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि यहाँ पर जो 1 है, पहले -1 वाला बता देती हूँ। -1 जो पॉइंट है वो मैप करेगा, तो आपके पास अयोटा वाला पॉइंट माइनस अयोटा पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस अयोटा यहाँ पर आएगा कहीं पे, और जो 1 वाला पॉइंट है वो मैप करेगा तो आपके पास अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो जिस बार ये एक स्ट्रिप बन गई, ये एक स्ट्रिप बन गई, ओके। अब ये तो इस बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जो बात है u ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0, ये बात क्या है कि u ये होता है u और ये होता है v वाला तो मैंने आपको y एक्सिस पे कंस्ट्रक्ट करवा दिया है। u वाला क्या है, u ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि ये वाली लाइन है, तो ये वाला सारा रीजन बाउंड हो जाता है, फिर इसका ये मतलब है इससे आगे ये सारा का सारा रीजन बाउंड हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो शेडेड एरिया है ये इस वजह से आता है। अब देखें यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है π/2, यहाँ पर भी एंगल π/2 बन रहा है, क्लियर। तो अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें कि ये जो पॉइंट है -1, ये पॉइंट हम पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आएगा। ये है, ये जी प्लेन है, जी प्लेन में हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो जी पॉइंट होता है, यानी कि जी पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 है। जी पॉइंट को आप नेम दे दें x1 का, ठीक है, क्योंकि हमें x और x1 यानी कि x की फॉर्म में हमें पॉइंट्स चाहिए, x1 x2 x3 या xn की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको -1 का नाम दे देंगे। आपके पास x1 जो पॉइंट है वो -1 है, इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है उसको आप x2 का नाम दे दें, वो आपके पास 1 है। अब दूसरे पॉइंट से हमारे पास जो मैप फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x1 f(1), अब जब पुट करेंगे तो आपके पास अयोटा आ जाएगा। ये मतलब है, ठीक है। जी प्लेन से w प्लेन में जब आप आएंगे तो इस तरह से मैपिंग होगी कि आपके पास ये जो -1 वाला पॉइंट है, इस ए से आपके पास a' आया ना, तो इस पॉइंट से आपके पास माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जी वाली वैल्यूज़ होती हैं और ये w वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये जी की होती है, और इस फंक्शन से जो वैल्यू आती है ये w वाली होती है। तो w प्लेन पे हम जो इस वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स कि जी वाली जो वैल्यू है -1 का इमेज क्या है, माइनस अयोटा आ गया, और 1 का इमेज क्या आ गया, अयोटा आ गया, और इनके एंगल इस टाइप के बन गए हैं। तो ये सारी हमने डायग्राम को आप समझ लिया। अब इस डायग्राम को हम जब वो लिख भी लेते हैं। अब ये जो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख लें कि आपके पास ये जो फिगर है इसमें लिखा हुआ है सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप। ये आपके पास क्या है, सेमी स्ट्रिप्स हैं और है भी इनफाइनाइट, क्योंकि ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी। इसका ये आगे से बाउंड तो नहीं है ना, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या है, u ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और उससे बड़े वाले सारे नंबर्स के लिए ये सारा, तो मतलब ये कहीं पर स्टॉप नहीं होगी। और ये जो सीधी लाइंस हैं, ये जो लाइंस जा रही हैं, ये अयोटा और माइनस अयोटा, ये भी चलती जाएंगी। तो ये आपके पास क्या है, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप बन गई है, ठीक हो क्या। तो अब देखिए हमने जो बातें जो है वो डायग्राम में देखी हैं, वो उनको हम जो वो थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। ये सारी जो थ्योरी लिखी हुई है डायग्राम से लिखी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। हमने ऑब्जर्व क्या किया है, पॉलीगोनल रीजन डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन है कि u क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, और -1 लेस देन और इक्वल्स टू v एंड v लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप शोन इन द फिगर। जो ग्रे कलर की फिगर थी, फिगर बी, जिसको भी मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उस फिगर में आपके पास सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप बन रही थी, ठीक हो गया। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस अनबॉन्डेड पॉलीगोनल रीजन, आपको नज़र आ रहा था क्लियरली कि ये फिगर क्या थी, अनबॉन्डेड थी। मैंने आपको बताया कि ये इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि इसका जो शेडेड एरिया था, जो ग्रे कलर का शेडेड एरिया था, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि ये जो पॉलीगोनल रीजन था ये क्लोज नहीं था, ये ओपन था, और ओपन पॉलीगोनल रीजन क्या होता है, अनबॉन्डेड होता है। और इसमें एंगल आपके पास क्या गिवन थे, मतलब जो इंटीरियर एंगल थे डायग्राम में आपको बड़े क्लियरली नज़र आ रहे थे, वो आपके पास क्या थे, π/2 थे। एंड द वर्टिसेस, आपके पास वर्टिसेस क्या थे, एक w1 आपके पास माइनस अयोटा। वर्टिसेस क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कोई भी आपके पास यानी कि जो दो लाइंस हैं, दो लाइंस आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं,
तो उन लाइंस पे ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके पास वर्टिसेस होते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, माइनस अयोटा एंड अयोटा थे। अब हमने क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करना है। थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बताया कि हमें x1 और x2 चाहिए होते हैं। x1 और x2 हमारे पास किस तरह से आते हैं, जो हमारे पास जी प्लेन होता है उसमें जो हमने पॉइंट्स लिखे होते हैं उन पॉइंट्स को हम x1 और x2 बोलेंगे। x1 हमने -1 लिया था और x2 हमने 1 लिया था। x1 से जो मैपिंग होगी उससे हमारे पास माइनस अयोटा आया था, और x2 से जो मैपिंग होगी यानी कि जो फंक्शन मैप करेगा x1 जो है वो x2 इक्वल्स टू 1 है, ये जो पॉइंट मैप करेगा तो हमारे पास अयोटा आएगा। ये बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये जस्ट बातें आपको डायग्राम से हमने एक्सप्लेन की है। यहाँ पर हम जब वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं शिवाज-क्रिस्टोफल थ्योरम। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, x1 और x2 हैं, दो पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो nth टर्म्स के लिए था, यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स के लिए जस्ट लिखना है। फॉर्मूला किस तरह से कि एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसका a है, जी माइनस, आपके पास क्या है यहाँ पर देखें g माइनस x1 होता है। अब x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो g+1 आ जाएगा। इसकी पावर -1/2 कैसे आई है, देखिए यहाँ पे पास क्या होता है, अल्फ़ा 1 ओवर पाई -1 होता है। अब देखिए अल्फ़ा 1 आपके पास क्या है, π/2 आया है, π/2 ओवर पाई है, -1 है, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से पावर आ गई है। और इसी तरह से आपके पास जी एज इट x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x2 जी माइनस x2 को होता है, तो x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो g-1 आ जाएगा, और इसकी पावर भी -1/2 इसी तरह से आएगी जैसे कि इसकी आई है। मैं आपको एक वैल्यू एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसी तरह से दूसरी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे पास ये सारी टर्म्स आ गए हैं, इसको आपने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देना है। अब देखिए W इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इज कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम द हाफ प्लेन y greater than or equals to 0 onto the polygonal region u greater than or equals to 0 and -1 less than or equals to v and v less than or equals to 1। ये सारी आपके पास जो कंडीशंस गिवन थी और जो हमने डायग्राम में देखी वो सारी लिखी हुई हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने W कैलकुलेट करना है, और W किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जी के, ठीक है। अब एफ ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ जी को इंटीग्रेट करना है, सिंपल ये बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब वो अब इंटेग्रल लेंगे, ठीक है क्या। तो हम देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल है, a इंटू g+1 रेज़ पावर -1/2 इंटू 1 माइनस g-1 रेज़ पावर -1/2, ठीक है। ये आपके पास गिवन था। अब इसको आप पहले अरेंज करके लिखते हैं इस फॉर्म में कि a ओवर ये जो दोनों टर्म्स हैं जिनके पावर जो माइनस में है, ये दोनों टर्म जो वो डिनोमिनेटर में जाएगी, तो आपके पास इन दोनों की टर्म, इन दोनों की पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी। 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ g+1 लिखते हैं और g-1 लिखते हैं। आपको पता है एक टर्म जो वो g-1 आपको पता है एक टर्म जो प्लस में हो और एक माइनस में, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है इसके माइनस बी स्केयर के। तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास a ओवर जी स्केयर -1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है ना, और इसका होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्योंकि स्केयर रूट है ना, स्केयर रूट की वैल्यू क्या आती है, 1/2 होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लानी है अयोटा वाली टर्म। अयोटा वाली टर्म को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है अयोटा के, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं -1 रेज़ पावर 1/2, और ये इक्वल किसी के अयोटा की है। अब ये अयोटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। देखें अब यहाँ पर ये टर्म तो एज इट है, यहाँ पर हम जो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन कॉमन आ गया, 1 माइनस जी स्क्वायर होल पावर क्या है, 1/2 है। अब यहाँ से आप -1 की पावर 1/2 अलग कर लें, -1 की पावर 1/2 जो है वो क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, उसकी जगह हमने अयोटा लिख दिया, और साथ आपके पास 1 माइनस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 एज इट आ गई, और a ऊपर का एज इट है। अब ये जो अयोटा है इस टर्म को हमने ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। आपको पता है हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास -a अयोटा आ जाएगा। यहाँ से बात समझ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी टाइम एज इट आ गई, ठीक है क्या। हमने इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 8 का हमने एंटी डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इंटेग्रल लेना है। इंटेग्रल आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -a अयोटा तो एज इट रहेगा, और 1 ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 इसका इंटेग्रल क्या आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ जी आ जाता है, और साथ आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि हम जो वो
इनडेफिनिट इंटीग्रल्स देख रहे हैं। जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। जब हम डेफिनिट इंटीग्रल लेते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल वो होते हैं जिस पे लिमिट मतलब लिमिट हमें गिवन होती है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रल होते हैं, उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करते। और ये आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करने का ये मतलब होता है कि हमें कुछ ना कुछ, यानी कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है, यानी कि ये जो एफ ऑफ जी की वैल्यू है ये कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ है, यानी कि इसमें कुछ कम या ज़्यादा की गुंजाइश है। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू कंडीशन यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि आपके पास कोई फंक्शन हो तो उसकी में जो कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू यूज़ करते हैं। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है कि एफ ऑफ -1 इक्वल्स है किसके, माइनस अयोटा के, और एफ ऑफ 1 इक्वल किसके, अयोटा की। ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि -1 जो है वो मैप कर रहा है तो आपके पास माइनस अयोटा आ रहा है, और 1 जो है वो मैप कर रहा है तो आपके पास अयोटा आ रहा है। ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इन दोनों कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे जी होगा वहाँ पर -1 पुट करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि एक टर्म आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। ये काम आप करते नहीं हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दिया। तो आप देखें आपके पास क्या है, वे साइन इनवर्स ऑफ जी इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन obtained by using the principal square root and principal value of the logarithm, and where a and b आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो इन कम्प्लेक्स कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये वाले चूज़ करेंगे। ये जो फंक्शंस हमें गिवन है, यानी कि ये सॉरी मैपिंग जो गिवन है, यानी कि इनिशियल वैल्यू कंडीशंस जो हैं, इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन है, हम उनको यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू माइनस अयोटा एंड एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू अयोटा, जिसकी मैं आपके सामने बात कर रही थी अभी। कि यहाँ पर जी की जगह देखें, जी की जगह हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो माइनस ए अयोटा तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 आ गया है, क्योंकि हमने जी इक्वल्स टू बेसिकली क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, प्लस बी एज इट हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए अयोटा तो ऐसे रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, -π/2 होता है। -1 पहले क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो π/2 आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। और ये इक्वल किसके है, माइनस अयोटा के, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ -1 जो है किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के। तो इस पूरी टर्म को जब हम जी इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इसको हम माइनस अयोटा के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पास एक इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन में हमने जी इक्वल टू 1 पुट करना है, तो देखिए -a अयोटा साइन ऑफ 1 प्लस बी, ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसको सॉल्व करके हम एक ही बार अयोटा लिख रहे हैं। आप यहाँ पर 2 स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेप करने पहले ये करें, इसको इक्वल टू अयोटा लिखें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, ये टर्म आएगी इक्वल टू अयोटा, इस तरह से लिखते जाएं टर्म बाय टाइम, ठीक है। तो अब देखें साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा, π/2 आएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये लिखेंगे तो -a अयोटा π/2 प्लस बी आ जाएगा, और ये इक्वल किसके, अयोटा के हैं। यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स को जो ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी नेगेटिव टर्म है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से b क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू 0 आ जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब b की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करने से पहले आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। तो अब देखें हम जो है वो b इक्वल टू 0 जो है वो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपके पास a क्या आ जाएगा। देखें फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ तो a आपके पास क्या आ जाएगा, a अयोटा π/2 है, इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस अयोटा के हो जाएगा। यहाँ से अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और a आपके पास आ जाएगा -2/π, ठीक है। ये आपके पास -2/π आ जाएगा, और ये आपके पास देखें a इक्वल्स टू -2/π। आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें a और b की हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, तो एफ ऑफ जी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा तो एज इट रहेगा। a की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास क्या था, -a अयोटा था, तो अयोटा तो एज इट रहा, -a की जगह a की वैल्यू ऑलरेडी -2/π है, एक साइन इधर माइनस का है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा, और साथ आपके पास साइन इनवर्स ऑफ जी आ जाएगा। बी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पास एफ ऑफ जी आ गया। आपने यही तो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसी को आप डब्ल्यू का नाम देंगे, और ये यहाँ पे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें भी हमने शिवार्ट्ज-क्रिस्टोफल फार्मूला यूज़ करना है। तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम द अपर हाफ प्लेन। यहाँ पर भी जो जी आपके पास प्लेन है वो आपके पास अपर हाफ प्लेन है। तो इसमें आप कोई भी जो आप पॉइंट्स ले सकते हैं, वो हम पॉइंट्स लेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। ऑन टू द पॉलीगोनल रीजन शोन इन द ग्रे फिगर भी। अब जो आपके पास यहाँ पर पॉलीगोनल रीजन है, ये आपको फिगर में गिवन है, यानी कि फिगर की फॉर्म में है। पहले आपको जब वो स्टेटमेंट की फॉर्म में, यानी कि आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में गिवन था। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर गिवन है, तो फिगर को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और वहाँ से जो हम चीज़ें देखेंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए आपके पास अपर हाफ प्लेन तो गिवन है, ठीक है, यानी कि जी प्लेन। जी प्लेन में आपने कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट A1 जो है, ए जो आपने लिया वो -1 ले लिया और बी आपने 1 ले लिया, यानी कि जी आपके पास अपर हाफ प्लेन होता है, जिसकी कंडीशंस यानी कि ये वाला सारा शेडेड एरिया, ठीक है, यहाँ पे पास जी प्लेन है। अब हम जब वो सेकंड फिगर की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें जब उस फिगर की फॉर्म में चीज़ें गिवन थी कि आपके पास ये जो है वो प्लेन है इस टाइप का। अब इस प्लेन में देखें कि आपके पास जो पॉइंट है इस तरह से कि हमें पॉइंट ए जो ए पॉइंट है -1, ये जो फंक्शन है एफ फंक्शन में हम जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो यहाँ पे पास ए प्राइम हो गया, ए से हमें ए प्राइम मिला है, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पे पास दूसरा पॉइंट हो गया दिस वन। इस पॉइंट को हम बी प्राइम बोलेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू प्लेन है। डब्ल्यू प्लेन में तो हम मैपिंग देखते हैं ना, तो ये डब्ल्यू प्लेन में हम इस टाइप की मैपिंग देखेंगे। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास ये वाला सारा ग्रे कलर का शेडेड एरिया आ जाएगा। ये हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने खुद से नहीं बनाई। अब इसमें आप देखें अल्फ़ा 1 हमें गिवन है 3π/2 और अल्फ़ा 2 हमें गिवन है π/2। फर्स्ट एग्जांपल में हमें जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों इक्वल थे, यानी कि π/2 थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। तो हम इस तरह से इसको डील करेंगे, ठीक हो क्या। तो ये आपके पास साइड के साइड डायग्राम थी। अब हम इसको वर्टिकली भी देख लेते हैं और इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। तो अब देखिए हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या है कि हम जो हमें यानी कि डायग्राम गिवन थी, तो उसमें हमने जो सारी चीज़ें देखी हम उसको अब यानी कि वर्टिकली भी लिख लेते हैं कि आपके पास जो पॉलीगोनल रीजन है वो अनबाउंडेड था, जो कि आपने क्लियरली फिगर से देखा है। उसमें आपके पास इंटीरियर एंगल क्या था, अल्फ़ा 1 आपके पास 3π/2 था और अल्फ़ा 2 जो है यहाँ पे अल्फ़ा 2 लिख लीजिएगा, मिसिंग है, ठीक है, मिस्टेक है। तो अल्फ़ा 2 = π/2 है और इसके वर्टिसेस आपके पास क्या है, W1 आयोटा है और W2 आपके पास 0 है, जो कि मैंने आपको क्लियरली डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। और हमने जो जी प्लेन में पॉइंट सेलेक्ट किए थे वो x1, यानी कि हमने एक पॉइंट हमने -1 सेलेक्ट किया, एक 1 किया। यहाँ पर हमें x1 और x2 की फॉर्म में, यानी कि x की फॉर्म में हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हम इसको x1 का नाम देंगे, x1 = -1 है और x2 हमें क्या गिवन है, गिवन नहीं है, हमने उससे पॉइंट्स लिए हैं जी प्लेन में। तो x2 हमें क्या गिवन है, क्या हमने लिया है, x2 हमने लिया है 1 और इन 2 पॉइंट से हमारे पास जो मैपिंग आई है वो W1 और W2 है, जो कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर जो वो हम शिवार्ट्ज-क्रिस्टोफल फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, f'(g) = a, तो ऐसे रहेगा g+1। इसकी पावर 1/2 कैसे आई है, देखें अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या है 3π/2 है, तो यहाँ पर हम 3π/2 करेंगे पावर्स में, ठीक है। अल्फ़ा 1 की जगह 3π/2 ओवर पाई है, तो पाई में यहाँ पे लिख देती हूँ, पाई से कैंसिल हो जाएगा, -1 है, तो 3/2 -1 करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास अल्फ़ा 2 क्या है, π/2 है, तो π/2 और साथ आपके पास नीचे पाई लिखा हुआ है, यानी कि अल्फ़ा 2 ओवर पाई है, ठीक है, -1 है। अल्फ़ा पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास सारे के सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देंगे। देखिए आपके पास क्या है, जो जी यहाँ पर g+1 1/2 और g-1 ये कहाँ से आया है, देखिए आपके पास क्या था, f'(g) था a इंटू g+1 1/2 और साथ आपके पास क्या था, g-1 1/2, ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने जस्ट ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने इंटेग्रल लेना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं,
g+1, ये तो हमारे पास 1/2 यानी कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी। जो नेगेटिव वैल्यू वाले हमारे पास पेयर है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो गया और हमने इसको ए की यानी कि होल पावर 1/2 में लिख लिया। अब यहाँ पर हम जो इसको रैशनलाइज कर देंगे यानी कि g+1 को हम जो वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आपके पास यानी कि रैशनलाइज कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आपके पास g+1 आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आएगा, दोनों वैल्यूज जो ऑपोजिट हैं यानी कि g-1 है और g+1 है, तो आपके पास जी इसकी -1 आ जाएगा और दोनों की पावर क्या है 1/2 है, तो आपके पास 1/2 होल पावर आ जाएगी क्योंकि ये दोनों जो है वो स्क्वायर रूट में होंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में भी थोड़ी सी एक्सप्लेन की है, इस टाइप का केस बना था। अब हमने प्राइम ऑफ जी इसको मज़ीद अरेंज करने के लिए आप क्या करें, ए तो ऐसे रहेगा क्योंकि ए यहाँ पर था, हमने जस्ट इस टर्म को लेके ये टर्म्स इस तरह से सॉल्व की है। अब ए तो एज इट है, g+1 है, जी के साथ आप इस टर्म को अलग कर देंगे और 1 के साथ भी आप सपरेट कर देंगे। यहाँ पर आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इंटेग्रल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा f(g) इक्वल टू ए तो एज इट रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2g के साथ और डिवाइड किया 1/2 अलग कर दिया। यहाँ पर जी इसकी -1 और पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। तो अब देखिए एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप जब वो पावर रूल लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पर पावर रूल लगेगा। ठीक हो गया? तो आपके पास क्या आ जाएगा, g² -1 इसकी पावर क्या आ जाएगी, यानी कि आपके पास पावर इस तरह से आएगी कि g² -1 1/2 आ जाएगी और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास कॉस हाइपरबोला -1 हाइपरबोला इन्वर्स ऑफ g प्लस b आ जाएगा। अब यहाँ पर a और b आपके पास क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की आपने क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। जो आपके पास इनिशियल कंडीशन थी जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास टर्म आई है इस टाइप की f(g) इक्वल्स टू a इंटू g² -1 रेज़्ड पावर 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ g प्लस b। यहाँ पर ये जो टर्म आई है ये आप पावर रूल लगाएंगे, वहाँ पर जो वो 1/2 और जो नीचे आपके पास यानी कि इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा, नीचे वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होंगी तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये आपने काम खुद करना है। ठीक है, इसको ओपन करके मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया, आपने ओपन खुद करना है इसको और ओपन करके आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी जो मैंने आपको बताया कि हम कंडीशंस पुट करेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में पुट किया है कि f(-1) इक्वल्स टू अयोटा, जहाँ पे जी होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। ये इक्वल किसके होगा, अयोटा के होगा। देखिए हमने ए एज इट रखा, जी की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिया। काश हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -1 प्लस b, आपको ए तो ए ही रहेगा और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ -1 आपके पास पाई अयोटा आ जाएगा प्लस b इक्वल्स टू अयोटा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दें। ठीक है, अब हम जब वो दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं यानी कि जी इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और f(1) इक्वल्स टू 0 है तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। फिर देखिए ए तो एज इट 1 पुट करेंगे तब भी 0 होगा, कॉस इन्वर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो ये साइड टाइम 0 हो जाएगी तो b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू आ गई है, b की जगह 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आप फ़ौरन से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, आसानी से। a पाई अयोटा इस इक्वेशन में a पाई अयोटा एज इट है, b की जगह 0 पुट करेंगे इक्वल्स टू अयोटा, अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 1/पाई आ जाएगी और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास f(g) आ जाएगा और आपके पास f(g) किसके इक्वल होता है, ओमेगा के या सॉरी w के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आंसर है, यही आपने कैलकुलेट करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एग्जांपल नंबर 1 और 2 क्लियर होगी होगी। अब हम जल्दी से एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आपका असाइनमेंट वर्क होगा, हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 में भी हमने यूज़ करना है श्वार्ज़-क्रिस्टोफर फार्मूला। आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्ट अ कन्फॉर्मल मैपिंग फ्रॉम द अपर हाफ प्लेन ऑनटू द पॉलीगोनल रीजन बॉन्डेड बाय द इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके वर्टिसेस क्या हैं, w1 इक्वल्स टू 0, w2 इक्वल्स टू 1 एंड w3 इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पे पास इस तरह की डायग्राम है कि हमारे पास जो है वो जी प्लेन है,
जी प्लेन में आपके पास देखें यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, एक 0 ले लिया और एक 1 ले लिया, ठीक है। हमने पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग लेने होते हैं, हमारे पास जो W वाली मैपिंग गिवन होती है, यानी कि हमारे पास जो पॉलीगोनल रीजन होता है हम उसको देख के ही हम उससे पॉइंट ले सकते हैं इजीली। तो हमने एक पॉइंट ले लिया x1, हमने ले लिया 0 और x2 हमने पॉइंट ले लिया 1 ले लिया। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, इसको A पॉइंट बोलेंगे और इसको B पॉइंट बोलेंगे। इनसे हमारे पास जो मैपिंग आएगी वो क्या आएगी, A पॉइंट से हमारे पास जो मैपिंग आएगी वो क्या आएगी, वो यानी कि f(0) से 0 ही मैपिंग आएगी और f(1) से हमारे पास 1 ही मैपिंग आएगी, क्योंकि हमें जो W1 और W2 हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर α1 एंगल हमें गिवन है, तो एंगल भी हमें यहाँ पर गिवन है, एंगल हमारे पास क्या है π/3 है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी जगह पे एंगल सेम ही होगा, तो एंगल आपके पास π/3 होगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर जब वो मज़ीद देखें तो आपके पास जो पॉलीगोनल रीजन है वो बॉन्डेड है। पहले हमें अनबॉन्डेड रीजन गिवन होते थे, अब हमें बॉन्डेड रीजन गिवन है, ठीक हो गया। तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम से भी। अब हम जो वो जल्दी से इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क था, इसको मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि x1 आपके पास 0 है और x2 आपके पास क्या है 1 है, x2 आपके पास 1 है और एंगल आपके पास क्या है, जो एंगल आपके पास π/3 है, यानी कि α1 α2 आपने π/3 फुट करना है, ठीक है। अब a की जगह तो a आ जाएगा, g - x1 होता है, तो x1 आपके पास क्या है 0 है, तो g की पावर क्या आ जाएगी -2/3 कैसे आई, ये देखें α1 over π-1 यही होते हैं पावर में। तो α1 आपके पास क्या है π/3 है, π/3 इंटू π-1 करेंगे, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 -1 करेंगे तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो -2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है g - x2 होता है, तो g - x2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो g - 1 आ जाएगा, इसकी पावर भी -2/3 आएगी क्योंकि एंगल सेम है। तो सेम तरीके से आप जो है इसको इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। अब यहाँ तक काम हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने f(g) कैलकुलेट करना है। f(g) कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सॉरी इंटेग्रल लेंगे, तो a एज इट रहेगा इंटेग्रल ऑफ 0 से g। आपने अब इंटेग्रल अप्लाई कर दिया 0 से g 1 ओवर, अब 0 से जी आपने लिमिट अप्लाई कर दी है, बेसिकली यहाँ पर g की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, s पुट कर दिया है और लिमिट में g ले आए हैं, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। g की पावर -2/3 थी, नीचे आएगी तो s की फॉर्म में आपने इस यानी कि g की जगह आपने s लिख दिया बेसिकली और g को आपने लिमिट में कर दिया, बस ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को जो इंटेग्रल है ये बेसिकली सॉल्वेबल नहीं था, इसलिए हमने इस तरह से किया, इसको कि लिमिट अप्लाई कर दिया और जी की जगह हमने क्या लिख दिया, s लिख दिया। s की पावर क्या है 2/3 क्योंकि नीचे पावर आ जाएगी और दूसरी टर्म की पावर भी नीचे आएगी, तो s - 1 रेज़ पावर 2/3 ds लिख दिया और प्लस b आ गया। b आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटेग्रल ले रहे हैं। अब यहाँ पर a और b आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप f(0) = 0 पुट करेंगे और यानी कि ये दो आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं इनको यूज़ करेंगे। तो आप इनको यूज़ करते हो आप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो कंडीशन अप्लाई करेंगे f(0) = 0, तो देखिए आपने जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर 0 पुट किया कर दिया, तो आपके पास 0 + b = 0 आ गया, क्योंकि ये =0 हमने रखना होता है ना इसके अकॉर्डिंग, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0 आ गई। अब दूसरी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे f(1) = 1, जहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई। अब आप f(1) = 1 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी जी है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो आपके पास दिस वन ये पूरा जो इंटेग्रल है इसकी वैल्यू = 1 मतलब हमने रखी है। अब यहाँ से आप a कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ये जो टर्म है ये वाली जो सारी अंदर वाली टर्म है इसको आपने गैमा का नाम दे दिया, तो आपके पास बेसिकली a गैमा = 1 हो गया और a यहाँ से आप निकाल सकते हैं a ओवर गैमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने a निकाल दिया, ठीक है। अब a की जगह आपने क्या पुट कर दिया f(g), क्योंकि आप इसका इंटेग्रल सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए आपने इसको गैमा का नाम दे दिया। तो a की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1 ओवर गैमा इंटेग्रल ऑफ दिस वन, और ये आपके पास आंसर है क्योंकि f(g) = w होता है और w आपने कैलकुलेट करना है। मजीद आप इसका इंटेग्रल सॉल्व नहीं कर सकते और यही आपके पास आंसर है एग्जाम्पल नंबर 3 का।
एग्जाम्पल नंबर 4 आपका असाइनमेंट वर्क है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हम GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ MSc पार्ट 2 के लिए भी के सेकंड सेमेस्टर के लिए भी सेम कोर्स है। उसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट जो है वो हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आपने प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सीक्वेंस से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।